Hello, friends. A very good evening to all of you. आप सब लोग एक बार जरा अपना अटेंडेंस प्रेजेंट शो करा दें। सारे लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अपना टॉर्शन चैप्टर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, बेंडिंग हो चुका और ट्विस्टिंग हो चुका। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं अगला कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, इस टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है रंजीत, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बार? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 चैप्टर को मर्ज करके यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर को मर्ज करके यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। इसमें हमें देखना क्या है बेसिकली वो समझिएगा। सपोज दैट हमारे पास ये एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है। अब इसको आप शाफ्ट कह लें या इसको आप बीम कह लें। ठीक है, ये 2 शाफ्ट है। ठीक है, ये 2 शाफ्ट है आपका। हम इसको शाफ्ट कह लें या इसी को बीम कह लें। अब इसके ऊपर, ये वाले के ऊपर सपोज दैट आपका मोमेंट अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? मोमेंट। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पर मैंने ऐसे मोमेंट अप्लाई कर दिया। आपको बताया था कि मोमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है आर्क। तो यहाँ पे हमने मोमेंट अप्लाई कर दिया। और ये दूसरा शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया टॉर्क। ये अप्लाई कर दिया टॉर्क। मोमेंट को आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क को एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप मोमेंट अप्लाई करेंगे तो इस वाले शाफ्ट में ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। इसके अंदर क्या जनरेट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट क्या जनरेट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये बेसिकली नॉर्मल इन नेचर होता है, नॉर्मल स्ट्रेस के जैसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। राइट। नेक्स्ट, अगर आपने टॉर्क अप्लाई कर दिया तो टॉर्क की वजह से ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से इसमें क्या जनरेट होगा? शियर स्ट्रेस। ट्विस्टिंग की वजह से क्या जनरेट होगा? इसमें शियर स्ट्रेस। तो ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट इसमें क्या जनरेट होगा? शियर स्ट्रेस। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज पहले पढ़ रखा है कि ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, और टॉर्क की वजह से क्या जनरेट होता है? शियर स्ट्रेस। अब बात आती है ये कि अगर हमारा कोई शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पे, इस शाफ्ट के किसी एक्सिस पर, इस शाफ्ट में हमने यहाँ पे दोनों अप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई कर दिया m, और हमने इस पे ट्विस्टिंग मोमेंट भी अप्लाई कर दिया t। तो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट अगर ये दोनों ही अप्लाइड कर दिया जा रहा है तो इसके अंदर नेचर ऑफ स्ट्रेसेस कौन कौन से जनरेट होंगे और
कितना होगा ये हमें पढ़ना है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो दैट इज द टॉपिक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी हमें मोमेंट और टॉर्क दोनों को ही अप्लाई करना है और उन दोनों की वजह से देखना है कि सिस्टम में कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। जब मोमेंट अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो शियर स्ट्रेस आएगा। तो अगर मोमेंट और टॉर्क दोनों अप्लाई कर दें तब यहाँ पे वैल्यू क्या जनरेट होगा ये हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना, कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या क्या स्ट्रेसेस आएगा इस बात को समझते हैं। अब ये चीज़ जानने के लिए कि कौन कौन सा स्ट्रेसेस होगा, ये चीज़ देखने के लिए पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मोमेंट अगर आप लगाते हो तो मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसमें कितना जनरेट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Let's suppose let bending moment is acting only on the shaft। शाफ्ट के ऊपर कैसा लगा है? केवल मोमेंट लगा है। केवल मोमेंट का मतलब ये हुआ कि ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे जो अप्लाई किया गया वो क्या है? मोमेंट है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई क्या कर दिया? मोमेंट। ये एम से है, मोमेंट अप्लाई कर दिया। इस मोमेंट की वजह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो रही हैं पहले हम इसकी बात करते हैं। हमें बेसिकली मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क, दोनों का इफेक्ट देखना है। तो पहले मोमेंट का इफेक्ट देख लेते हैं, फिर टॉर्क का देख लेंगे, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो मोमेंट की वजह से हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं? तो फ्लेक्सरल इक्वेशन। इसके कैलकुलेशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? फ्लेक्सरल इक्वेशन। फ्लेक्सरल इक्वेशन क्या होता है? सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये हमारा होता है कौन सा? फ्लेक्सरल इक्वेशन। अब इस फ्लेक्सरल इक्वेशन से सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, ये इक्वेशन ले लिया, ये वाला। क्यों? क्योंकि मोमेंट की वजह से कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं। अब इसमें सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। आई की वैल्यू जो होगी, पहले y देख लेते हैं, y कितना होगा? तो अगर इसका डायमीटर d है, अगर इसका डायमीटर d है तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? d बाई टू। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? d बाई टू। तो y का मैक्सिमम वैल्यू d बाई टू, तो ये आपका हो गया d बाई टू। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कंसिडर करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4। ये 64 ऊपर गया, 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू आ गया 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। ये आया किसका? सिग्मा का वैल्यू। तो ड्यू टू मोमेंट, मोमेंट की वजह से, ये मोमेंट की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा वो चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये रहेगा सिग्मा इज इक्वल टू 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर यहीं पे मोमेंट की जगह टॉर्क लगा होता तो क्या होता। तो अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। लेट सपोज, मान लिया, लेट द शाफ्ट इज subjected to टॉर्क टी ओनली। जो शाफ्ट है वो सब्जेक्टेड है केवल टॉर्क टी से। तो हमने यहाँ पे एक शाफ्ट कंसिडर कर लिया
और इस शाफ्ट पे क्या अप्लाई कर देंगे, केवल टॉर्क, केवल टॉर्क। तो ये शाफ्ट है और इस पे हमने अप्लाई कर दिया टॉर्क टी, ये टॉर्क टी अप्लाई कर दिया। अब इस टॉर्क टी की वजह से इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन टाउ से करेंगे। इसकी कैलकुलेशन जो होगी इस शियर स्ट्रेस की किसके थ्रू होगी, टॉर्जनल इक्वेशन से। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, टॉर्जनल इक्वेशन से। और टॉर्जनल इक्वेशन क्या होता है, तो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये अब इसमें हम ये वाला पैरामीटर कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें शियर स्ट्रेस देखना है टॉर्क की वजह से, हमें शियर स्ट्रेस देखना है किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। अब यहाँ से टाउ की कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, टी इंटू आर डिवाइडेड बाई जे, टी इंटू आर की वैल्यू बात करते हैं तो ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डाया बाई 2। और जे की बात करते हैं, ये जो जे होगा, जे कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये इस क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर, यानी इस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, इसी एक्सिस के अबाउट आपका टॉर्क अप्लाई हो रहा है, टॉर्क इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा वो, तो दोनों पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। और पैरेलल वाला होता है पाई बाई 64, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा पाई बाई 32। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 32 इंटू में डी टू द पावर 4, 32 ऊपर गया और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। ये आ गया हमारा शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है, ये क्या आ गया, शियर स्ट्रेस टाउ। अब आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अगर ये आपका कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है हमारा, और इस शाफ्ट पर मैंने मोमेंट अप्लाई कर दिया, इस शाफ्ट के इस एक्सिस पर हमने मोमेंट अप्लाई किया है, तो इस मोमेंट की वजह से इसमें नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा और जिसकी वैल्यू होगी 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। अच्छा, इस नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन कहाँ पे होगा, तो इस नॉर्मल स्ट्रेस की वेरिएशन कहाँ पे होगी, ये कैसा होगा, लीनियर, इसका वेरिएशन कैसा होना है, लीनियर। और अगर इसमें हम टॉर्क अप्लाई कर दें, अगर इसमें हम टॉर्क अप्लाई कर दें, ये ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क अप्लाई कर दें, तो टॉर्क की वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस टाउ। और इस शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई है, 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। इसका अगर वेरिएशन चेक करोगे आप, वेरिएशन, तो वेरिएशन में देखिएगा ये वेरी करता है कैसा, लीनियर, लीनियर वेरिएशन करेगा, तो ये लीनियर वेरिएशन आपका हुआ, ये लीनियर वेरिएशन। इस लीनियर वेरिएशन में ये पॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस का, यहाँ से ये डिस्टेंस है y का, तो y इधर या y इधर दोनों तरफ तो बराबर ही है। और यहाँ हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है y, तो जहाँ पे y मैक्सिमम होगा वहीं पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, जहाँ पे y मैक्सिमम होगा वहीं पर क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम होगा। और y मैक्सिमम कहाँ पे होना है, d/2 पर, टॉप फाइबर पर या बॉटम फाइबर पर, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू होनी है d/2। तो y की मैक्सिमम वैल्यू टॉप फाइबर पे होगा, तो टॉप फाइबर पे यहाँ पे सिग्मा क्या आएगा, मैक्सिमम, ये आया सिग्मा मैक्सिमम। तो इस केस का ये मैक्सिमम शियर नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर केवल मोमेंट लगा हो तो केवल मोमेंट की वजह से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा, इतना होगा। बात समझिएगा ध्यान से, ड्यू टू द मोमेंट द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस
वो वैल्यू है ये 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है केवल मोमेंट की वजह से। और यही चीज अगर हम कह दें टाउ मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां भी आप जानते हो कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। टॉर्क की वजह से जो रेडियस शियर स्ट्रेस होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो सबसे ज्यादा आर कहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहीं पे सरकमफेरेंस पे। तो इसका जो टॉप सरफेस के रेस्पेक्ट में वेरिएशन दिखाएंगे तो ये भी तो लीनियर ही होगा। ये भी वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। ये भी लीनियर वेरिएशन होगा। यहाँ पे आपका जीरो हो गया, ठीक है। जीरो कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे आके आकर के जीरो होगा। तो ये भी लीनियर वेरिएशन है। और इसमें भी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होना है, टॉप पे। तो ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कहाँ पे, टॉप पे। अब जरा बात समझिएगा, जब आपने मोमेंट अप्लाई किया है तो मोमेंट की वजह से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ वो ये है, और ये टॉप फाइबर पे है। जब हमने टॉर्क अप्लाई किया तो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकला। अगर हमने दोनों एक साथ अप्लाई कर दिया, यानी हमने मोमेंट भी यहां अप्लाई कर दिया m का, और हमने टॉर्क भी यहां अप्लाई कर दिया t का, दोनों एक साथ पैरेलली अप्लाई कर लेते हैं। तो एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो मोमेंट की वजह से तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और टॉर्क की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा। अब इसके टॉप फाइबर पर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लें। मान लीजिए इसमें हमने कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट का स्ट्रेस एलिमेंट डायग्राम हम लिखते हैं इनकी वजह से। तो ड्यू टू मोमेंट m, इस मोमेंट की वजह से पहला जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा मैक्स, और इस सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू, राइट। और इसकी वजह से दूसरा एक स्ट्रेस जनरेट होगा टाउ मैक्स, और इसकी वैल्यू होगी 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। और ये दोनों के दोनों ये हो रहा है ड्यू टू टॉर्क। ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू टॉर्क। ये टॉर्क की वजह से हुआ, ये मोमेंट की वजह से हुआ। जब दोनों साथ में अप्लाई करेंगे तो उस पॉइंट का, इस ए पॉइंट का स्ट्रेस एलिमेंट देखते हैं। तो ए पॉइंट का स्ट्रेस एलिमेंट अगर हम बना दें, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, इसका स्ट्रेस एलिमेंट, तो इस पर तो नॉर्मल स्ट्रेस भी है सिग्मा, और इस पर शियर स्ट्रेस भी है आपका टाउ। नहीं, तो आपके पास शियर स्ट्रेस भी है और नॉर्मल स्ट्रेस भी है, ऐसा सीन बन जाएगा। ये सिग्मा और ये आपका कैसा टाउ, ये वाला सीन बन जाएगा। तो इस तरीके का आपका स्ट्रेस एलिमेंट बन गया। अब जरा मुझे एक बात बताना, जब शियर नहीं था, सेकंड चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को हम ला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब शियर नहीं था तो उस समय जो भी नॉर्मल स्ट्रेस रहता है वो मैक्सिमम हो जाता है, वही प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो शियर और नॉर्मल दोनों आ गया। तो अगर शियर और नॉर्मल दोनों आ गया तो क्या अब ये शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगा? अब तो नहीं रहेगा ना। अब तो मैक्सिमम इन दोनों की इफेक्ट के कारण कुछ और नॉर्मल होगा, क्योंकि इसकी वजह से नॉर्मल आया, इसकी वजह से शियर आया, और ये नॉर्मल शियर दोनों एक साथ लगने लगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इसके अंदर डेवलप होगी वो तो अब कुछ और ही होगा, दोनों का कंबाइंड एक्शन से। तो हमने कहा कि सर अब ये मैक्सिमम नहीं रहा, मैक्सिमम काट दिया, अब ये मैक्सिमम नहीं रहा, ठीक है, अब ये मैक्सिमम नहीं रहा। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि सर ये अब मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम तब था सिग्मा जब अकेला मोमेंट था, ये टाउ मैक्सिमम तब था जब अकेला टॉर्क लगा था। सिंगल मोमेंट की वजह से मैक्सिमम सिग्मा था, सिंगल टॉर्क की वजह से मैक्सिमम टाउ था। लेकिन जब दोनों आ गए तो ना अब ये मैक्सिमम रह पाएगा ना ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कुछ और वैल्यू होगा।
तो उस कुछ और वैल्यू मैक्सिमम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेस एलिमेंट हमारे पास है, रिजल्ट हमको पता है, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रेस एलिमेंट फाइनली आया जिसमें ये वैल्यू है सिग्मा और ये वैल्यू है टाउ। सिग्मा की जो वैल्यू है ये है 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब और टाउ की जो वैल्यू है ये है 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। ये वैल्यू है। अब इन दोनों की वजह से इस पिक्चर के अंदर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सिग्मा मैक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। और ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आएगा? तो सर फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इस रिजल्ट को यूज किया करते थे वहां पे। अब आगे देखते हैं। सर यहाँ पे इसको अगर हम सिग्मा एक्स कह लें और इसको हम टाउ एक्स वाई कह लें तो सिग्मा वाई तो यहाँ पे 0 है, तो इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। सिग्मा एक्स की जगह पे 1/2 इंटू 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब और सिग्मा वाई तो 0 हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो क्या लिखें? 1/4 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ये बटा में 2 है जो है उसको 4 ले लिए बाहर में, और प्लस में टाउ एक्स वाई का वैल्यू वहां से लिखते हैं 1/2 इंटू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहां लिखा 1/2 ब्रैकेट में 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब प्लस माइनस। अच्छा यहां पे देखिएगा ये 1/2 क्यों आया, ये क्यों आया? ये तो इतना ही रहेगा। चलिए यहां पे बात करते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं 32m पाई डी क्यूब, कॉमन कुछ आएगा क्या? पाई डी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, पाई डी क्यूब का वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा और पाई डी क्यूब यहाँ भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 4 बाहर नहीं लेते हैं, 4 को अंदर ही रहने दीजिए। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये 2 रहेगा। सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट कर दिया और सिग्मा एक्स का वैल्यू वहां से ये आ गया और ये 2 रह गया, और अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फायदा क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू आ जाएगा 16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 16m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। आगे इस 2 से भी इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कर देते हैं 16m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब प्लस माइनस। अच्छा यहाँ से 16 बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, और जब रूट से बाहर आ जाएगा तो वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा m स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से 16 बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर 16 बाई पाई डी क्यूब 16 बाई पाई दोनों जगह स्क्वायर है, कॉमन ले लें। जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो रूट से तो बाहर आ जाएगा ना ये वैल्यू, तो रूट से बाहर आ गया, इसमें क्या रह गया? m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से 16 बाई पाई डी क्यूब फिर बाहर ले लें तो 16 बाई पाई डी क्यूब ब्रैकेट के अंदर m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया? सिग्मा मैक्स। यानी देखिएगा ध्यान से कि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसकी वजह से? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से वो इतना आएगा। यानी किसी बीम में
किसी शाफ्ट में मोमेंट और टॉर्क दोनों ही लग रहा है तो उन दोनों की वजह से उस पर्टिकुलर मेंबर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा नॉर्मल वाला, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर है यहां तक? बताइएगा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े। तो सर ये तो हमने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल दिया। अगर यही चीज आपसे पूछा जाए इसमें कि केवल मोमेंट हो तो, केवल मोमेंट हो तो, ओनली मोमेंट हो तो ओनली मोमेंट है तो टॉर्क जीरो, ओनली मोमेंट है इसका मतलब टॉर्क जीरो, और टॉर्क को जीरो कर दें तो ये एम स्क्वायर का रूट, एम स्क्वायर का रूट मतलब एम, और m प्लस m 2m, और ये 2m 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32m बाई पाई डी क्यूब, और यही वैल्यू तो आपने निकाल रखा है 32m बाई पाई डी क्यूब। केवल मोमेंट की वजह से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 32m बाई पाई डी क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो केवल मोमेंट है, टॉर्क जीरो, तो टॉर्क जीरो करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 32m बाई पाई डी क्यूब। और अगर माइनस वाला ले लेंगे तो मिनिमम वाला आ जाएगा, नहीं माइनस ले लेंगे तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा, और वो जीरो होता है, देख लो यहीं पे, एक मैक्सिमम ये वाला था, दूसरा ये वाला था। अगर टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है तो ये शेयर जीरो, और शेयर जीरो तो जो स्ट्रेस है वही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम मिनिमम तो कैलकुलेशन हम तब कर रहे हैं ना जब नॉर्मल और शेयर दोनों मिक्स हो गया। अगर टॉर्क जीरो है तो शेयर जीरो, और शेयर जीरो है तब तो केवल नॉर्मल ही रहेगा, तो फिर उस केस में तो जो दिया हुआ है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि अगर मोमेंट और टॉर्क दोनों ही लगा है तो इस केस में हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो पाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सर ये तो आपने निकाल दिया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, अब हम इसमें बात करेंगे आगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू के लिए देखते हैं जरा। स्ट्रेस एलिमेंट ये था हमारा, ये सिग्मा, ये टाउ। सिग्मा की वैल्यू थी 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, और टाउ की वैल्यू है 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। हमें दोनों की वजह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको हम सिग्मा x मान लें, इसको हम टाउ एक्स वाई मान लें, और सिग्मा y को क्या मान लेंगे, जीरो। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, तो फॉर्मूला ये कहता है टाउ मैक्स का कि अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आप नहीं जानते हो इस बात को तो सेकंड चैप्टर में एक बार आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसमें पुट अप करते हैं। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर ओवर रूट प्लस में, क्योंकि सिग्मा वाई क्या होना है जीरो, ये टर्म तो जीरो हो गया। टाउ एक्स वाई कितना आएगा 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में 16, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16m बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। 16 बाई पाई डी क्यूब, 16 बाई पाई डी क्यूब दोनों जगह है तो बाहर ले लें, 16 बाई पाई डी क्यूब दोनों जगह है बाहर ले लें, बचेगा क्या, यहाँ एम स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर। ये हमारा बन गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या क्या कैलकुलेट किया इसकी बात करते हैं, आपने क्या क्या कैलकुलेट किया इसकी बात करते हैं। हमने कैलकुलेट किया कि अगर मोमेंट लगा हो तो मोमेंट की वजह से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है ये होता है 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, और अगर टॉर्क लगा हो तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। मजे की बात यह है कि दोनों लीनियर वेरिएशन है, नॉर्मल स्ट्रेस भी और शियर स्ट्रेस भी। नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग
और शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क, ये दोनों लीनियर है। शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स वो पैराबोलिक होता है, शियर स्ट्रेस टॉर्क वाला लीनियर वेरिएशन होता है। तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। और जब दोनों एक साथ हो गए, यानी यहाँ पे मोमेंट भी लग गया और यहाँ पे टॉर्क भी लग गया, ये टॉर्क टी, तो इस केस में सिग्मा मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू है 16/πd³ m प्लस √m² प्लस t²। ये वैल्यू है मैक्सिमम का। अगर मिनिमम की बात कर लेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगा लेंगे। और दूसरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई, तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है 16/πd³ √m² प्लस t²। ये है आपका। तो ये दोनों रिजल्ट आपको फाइनली यहाँ पे मिलता है ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। बात समझ में आ रही है तो बताइएगा। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से जो आपके बीम के अंदर या सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के अंदर दोनों ही चीज लगे हों, मोमेंट और टॉर्क, तो उसकी वजह से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इतना आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना आएगा। अगर इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में आप मोमेंट को जीरो कर दोगे, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में मोमेंट जीरो कर दो, m0 केवल t² बचेगा, ओवर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल t, और यह जाएगा 16t/πd³, जो ऑलरेडी आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ट्विस्टिंग मोमेंट के केस में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग और ट्विस्टिंग की वजह से इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे सर क्या पूछा जाएगा इसमें, तो अब अगला सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां से बनता है। क्या अगला टॉपिक देखते हैं। एक अगला टॉपिक बनता है कि हमारे शाफ्ट पे, सपोज आपका ये शाफ्ट हो, ठीक है, ये आपका शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट पे मोमेंट भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है। तो मोमेंट और टॉर्क जब दोनों लगेगा, इस केस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो बन जाता है 16/πd³ इंटू प्लस √m² प्लस t²। ये, और इस केस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बन जाता है 16/πd³ √m² प्लस t²। यही है कहानी। सवाल ये है कि अगर इन दोनों के मिलने से इतना नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और इतना शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और अगर इसी को ले लेते हैं क्लोन, अगर हमने यहां पे केवल मोमेंट अप्लाई किया, ओनली मोमेंट, ध्यान से सुनना कंडीशन को, मैं यहां पे केवल मोमेंट अप्लाई कर रहा हूं, ओनली मोमेंट, तो केवल मोमेंट अप्लाई करने पर तो हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो मिल रही थी वो वैल्यू थी 32m/πd³, यही मिल रहा था। अभी पीछे कैलकुलेट भी किया है, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। हमें मोमेंट के वैल्यू को इतना बढ़ा के लेके चले जाना है, मोमेंट इतना अप्लाइड करना है ताकि इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो, इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो वो जस्ट बराबर हो जाए नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। समझिएगा, हम चाहते हैं कि मोमेंट का वैल्यू कितना यहां पे रखें, ये सवाल है
कि मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे हम कितना पुट करें कि इस मोमेंट की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो उस नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर आ जाए जो कि डेवलप हो रहा है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से। मतलब समझ रहे हो कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट ड्यू टू m ये बराबर हो जाए नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क। हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस मोमेंट की बात बताइए कि ये मोमेंट इतना अप्लाई कर दिया जाए ताकि इसकी वजह से तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो अपने को मालूम है, लेकिन वो नॉर्मल स्ट्रेस ये इतना ना आकर के ये बराबर हो जाए इस नॉर्मल स्ट्रेस के जो कि दोनों के मिलने की वजह से हो रहा है, वो वैल्यू हमें चाहिए। और इस वैल्यू को अगर आप अचीव कर लेते हैं मोमेंट को लगा के, यानी अकेला मोमेंट लगा के टॉर्क और मोमेंट दोनों मिलकर जितना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप कराएगा उतना नॉर्मल स्ट्रेस अकेला ये मोमेंट डेवलप करा दे, तो इस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मोमेंट। तो हमें इक्विवेलेंट मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा इक्विवेलेंट मोमेंट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मिटाते हैं इसको। इक्विवेलेंट मोमेंट समझिएगा। लेट्स सपोज कि हमने कह दिया कि यहाँ जो मोमेंट है वो अप्लाइड कर दिया ME के बराबर। ME मतलब इक्विवेलेंट मोमेंट, और इक्विवेलेंट मोमेंट एट ME का मतलब ये हुआ एट ME मतलब इक्विवेलेंट मोमेंट, और इक्विवेलेंट मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस ड्यू टू M ये बराबर होगा स्ट्रेस ड्यू टू MNT, यानी केवल मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो बराबर होगा स्ट्रेस ड्यू टू MNT। और ये स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्ट्रेस। यहां भी किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मल की, नॉर्मल स्ट्रेस। तो मोमेंट की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप लिखोगे तो ये तो आता है 32 m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, यही होता है। और अब इस m को हम क्या लिख रहे हैं? ME। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट मोमेंट है। इक्विवेलेंट मोमेंट का मतलब वो मोमेंट जो अकेला उतना नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करा दे जितना नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मोमेंट और टॉर्क दोनों की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मोमेंट। और ये बराबर किसके कर दें? तो उस नॉर्मल स्ट्रेस के जो कि M और T दोनों की वजह से आ रहा है। तो दोनों की वजह से आने वाला मोमेंट नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा है? ये 16 बाई पाई डी क्यूब इंटू M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ये है। यहां से पाई डी क्यूब कैंसिल, 32 नीचे आएगा, 16 से कैंसिल होगा 1/2 में। तो फाइनली आपके पास इक्विवेलेंट मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 M प्लस माइनस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली इक्विवेलेंट मोमेंट का रिजल्ट हो गया। समझ पा रहे हैं ये रिजल्ट क्या है? इस रिजल्ट का मतलब ये है कि ये वो मोमेंट है, इतना मोमेंट अगर हम अप्लाई करेंगे, ये सब मोमेंट और टॉर्क मिला करके इतना केवल मोमेंट अप्लाई करेंगे, तो इस बात का मतलब ये आएगा कि बीम के अंदर मोमेंट और टॉर्क मिल के जितना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करा रहे थे उतना नॉर्मल स्ट्रेस ये अकेला डेवलप करा लेगा आपका इक्विवेलेंट मोमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कैलकुलेट करते हैं। सर ये तो इक्विवेलेंट मोमेंट आपने कैलकुलेट कर दिया,
इसी तरीके से कैलकुलेट होगा इक्विवेलेंट टॉर्क। तो अगला बात करते हैं किसकी, इक्विवेलेंट टॉर्क की। इक्विवेलेंट टॉर्क का मतलब क्या, चलिए समझते हैं। इक्विवेलेंट टॉर्क का मतलब ये कि अगर आपने मोमेंट और टॉर्क दोनों ही अप्लाई किया हुआ है तो ड्यू टू एम एंड टी, इन दोनों की वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है टाउ मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16/πd³ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यही था, इतना जनरेट होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि हम केवल यहाँ पे एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल टॉर्क, सिंगल टॉर्क। अब हमें पता है कि टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस। इस टॉर्क की वजह से ड्यू टू टॉर्क टी, इसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस। लेकिन इस शियर स्ट्रेस की वैल्यू उस शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाए जो शियर स्ट्रेस मोमेंट और टॉर्क दोनों के मिलने की वजह से जनरेट हो रहा हो, ये हम चाहते हैं। यानी हम इस टॉर्क टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हम कितना रखें ताकि ये उतना शियर स्ट्रेस डेवलप करा दे सिस्टम के अंदर जितना शियर स्ट्रेस इन दोनों के मिलने की वजह से होता है, उतना शियर स्ट्रेस ये डेवलप करा दे। अगर उतना डेवलप करा देगा ये टॉर्क, तो इस टॉर्क को हम नाम देंगे कि ये इक्विवेलेंट टॉर्क है, मोमेंट और टॉर्क दोनों के बराबर। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये टॉर्क उन दोनों के बदले अकेला काम कर रहा है, जितना दोनों मिल करके शियर डेवलप करा रहे हैं ये उतना अकेला ही करा दे रहा है शियर। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे शियर ड्यू टू टॉर्क टी, ये बराबर होगा शियर ड्यू टू एम एंड टी। ये वाला शेयर कितना आएगा 16t डिवाइडेड बाई πd³, और ये शेयर कितना आएगा 16/πd³ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहां निकाला है। जब दोनों इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल और ये 16 से 16 कैंसिल और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट टॉर्क ये बराबर होगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रही बात? तो फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट क्या क्या किया ये बात करते हैं। अब कंक्लूजन कर रहे हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट। कंक्लूजन क्या क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया। हमने फर्स्ट पहला कैलकुलेट किया, पहला पॉइंट कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा ड्यू टू मोमेंट ओनली, केवल मोमेंट की वजह से सिग्मा। ये सिग्मा कितना आया है, ये 32m डिवाइडेड बाई πd³। इसके बाद दूसरा हमने कैलकुलेट किया टाउ ड्यू टू टॉर्क ओनली, ये आया टाउ इज इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई πd³। फिर थर्ड हमने कैलकुलेट किया सिग्मा ड्यू टू एम एन टी, ये सिग्मा आया 16/πd³ m प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर फोर्थ हमने कैलकुलेट किया टाउ ड्यू टू मोमेंट एंड टॉर्क, ये टाउ की वैल्यू आई 16/πd³ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।
ये नंबर 5 हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट मोमेंट, इक्विवेलेंट मोमेंट ME, और इस ME की वैल्यू कितनी आई 1/2 m प्लस अंडर रूट m² प्लस t²। और 6 हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट टॉर्क, इक्विवेलेंट टॉर्क TE इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट m² प्लस, नहीं 1/2 क्यों, डायरेक्ट ये m² प्लस t², अंडर रूट m² प्लस t², यही था इक्विवेलेंट टॉर्क, अंडर रूट m² प्लस t², यही वैल्यू आया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किए, ठीक है, ये सारा पॉइंट क्लियर है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन टोटल किया। इज इट क्लियर टू यू? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। ओके चलिए, तो फाइनली हमारा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग भी कंप्लीट हुआ और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस देखें इसके ऊपर, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे, जो सॉल्व नहीं हुआ था बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हाँ ये रहा सवाल, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m एंड टॉर्क t साइमल्टेनियसली, यानी एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट के ऊपर